नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इफ्तिखार साहब से और वो बता रहे थे कि चाइना में जो फ्री ट्रेड जोन है वो किस तरह ऑपरेट है। इफ्तिखार साहब आप फ्री ट्रेड जोन के बारे में बता रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू करें। वहाँ पे जो देखिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट जो आता है सबसे पहला बात होता है कि वहाँ पे उसका पॉलिसी सही हो। इसमें एक दुबई भी हमारे पास एग्जाम्पल है। बहुत बड़े कुछ दिन पहले वो डेजर्ट होता था, हाँ देखिए वहाँ आज वो पहचान में ही नहीं आ रहा है। क्या है? पॉलिसीज ही है, पॉलिसी है, सिक्योरिटी है आपके, मतलब आप सिस्टम ला रहे हैं वो लीगल सिस्टम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल और डिस्प्यूट होगा तो सॉल्व हो जाएगा। जितने जो इन्वेस्टमेंट है मुशर्रफ क्लास में क्या हुआ था, पॉलिसी सही था और थोड़ा सा उन्होंने सिक्योरिटी दिया हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट अपने $30 बिलियन आया वहाँ पे। अभी भी आ सकता है, गवर्नमेंट अगर पॉलिसी अपना पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त कर ले। और पॉलिसी में आप जो है ना कोई भी पॉलिसी आता है उसको यहाँ क्या होता है कि पूरा पॉलिसी को ख़त्म कर देते हैं, नया पॉलिसी बना के देते हैं। नहीं, उसमें आप ज़रा चेंजेस करें ताकि हर आदमी सिक्योर हो जाए कि पॉलिसी जो चल रहा है उसमें हल्की फुल्की जो हालात की वजह से, वक्त की वजह से चेंज आता है वो आता रहे। ये नहीं कि वो पॉलिसी ख़त्म हो जाए बिल्कुल। जिस तरह से अभी टेक्सटाइल पॉलिसी आया, अनाउंस हुआ है, अभी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, ये जो किया कुछ दिन पहले वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कोई अभी सब जो टेक्सटाइल वाले हैं वो परेशान बैठे हैं, यहाँ तक कि जो इतने एक्सपोर्टर्स हैं वो डाउनवर्ड हैं, वो बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 18% उस करके 22% गया था। 18% इंटरेस्ट जब ये टेक्सटाइल जो एक्सपोर्टर्स हैं ये 6 से 7% पे काम करते हैं, ये 18% इंटरेस्ट कहाँ से बेयर कर सकते हैं? गवर्नमेंट एक सवाल करना चाहता हूँ कि आज से 4-5 साल पहले जब ये कोटा सिस्टम हटा था तो बड़ा शोर हुआ था कि जी अब तो हमें रुकावट ही नहीं है, जितना चाहो एक्सपोर्ट करो तो बड़ी बूस्ट आएगी आपकी गारमेंट इंडस्ट्री में और टॉवल इंडस्ट्री में। तो वो नहीं आई। वो क्यों नहीं? रिवर्स हो गया, वो बांग्लादेश चढ़ गया, हम नीचे आ गए उस वक्त। अच्छा, कोटे में फिर भी हम कंट्रोल में थे कि जी हमारा देना पड़ता था उनको, वो हमें अच्छा रेट मिलता था वहाँ से। अब तो जो आया अब कंपटीशन है ओपन, जो आता है वो एक कंटेनर माल भेज देता है लेस प्राइस में, कम प्राइस में, और वो रेट वो फिक्स हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, जो बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं बनिस्बत के छोटे इंडस्ट्रीज़ के, इंडस्ट्री वाले जो फैक्ट्री वालों के। वो तो एक कंटेनर भेजें, वो भेजने वाले हैं 1000-2000 कंटेनर भेजते हैं साल में 2000, और उनके एक्सपोर्ट करीब बिलियंस में होता है और हम इनके होते हैं लाखों में होते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा मुबीन साहब से पूछता हूँ। मुबीन साहब, ये जो फ्री ट्रेड जोन होता है उसमें वर्क करने की क्या अट्रैक्शन है? कोई क्यों जाए फ्री ट्रेड में जोन में काम करने के लिए, जहाँ बड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी भी होगी और वो सख्ती भी होगी? क्या सैलरी ज़्यादा होती हैं या और आज़ादियाँ होती हैं? फ्री ट्रेड जोन में एक्चुअली पॉलिसीज़ इतनी नहीं होती नहीं है बेसिकली। होती नहीं है, बल्कि अपना आप आगे करो नहीं करो आपकी वन विंडो ऑपरेशन है, वो सारी चीज़ें आपको वन विंडो से मिल जाती हैं। इस वजह से वो फ्री ट्रेड जोन में, मतलब जिसको कहना है कि देयर आर नो सच वरीज ना, इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है पीस ऑफ माइंड चाहता है अपना। यहाँ सुनते हैं कि जो यहाँ लोकल इंडस्ट्री में काम करता है उसको 11-12 एजेंसीज तंग करती है। जी हाँ, तो वहाँ बिल्कुल फ्री होता है। जी हाँ, अभी यहाँ पे आप शुरू करें कोई इंडस्ट्री लगाना, आपको इनकम टैक्स वाला आएगा, फिर EOBI का आदमी आ जाएगा, फिर फलां आ जाएगा, कम से कम 13-14 जैसे आपने कहा ऐसी एक्सप्लोसिव इंस्पेक्टर आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आ जाएगा, सबके पैसे यहाँ पे बंधे होते हैं एंड यू हैव टू पे फॉर दैट। और नहीं दिया तो उसके लिए प्रॉब्लम। चाइना 1949 जब वो आज़ाद हुआ उससे पहले आपको पता ही चाइना का क्या हाल था। चाइना के लोग अफीमची कहलाते थे, और उनको कोई दुनिया में पूछता नहीं था। बिल्कुल। जब मैंने खुद पढ़ा, चुनलाई से किसी सहाफ़ी ने पूछा कि आपका जो इनकलाब आया ये तो कितने लोगों को मतलब आपने सेक्रीफाई किया, तो उसने कहा कि 1 मिलियन, 10 लाख आदमी मारे गए उस इनकलाब में। तो सहाफ़ी ने कहा कि ओह इट्स वेरी स्ट्रेंज, आपने इतना जुल्म किया। उसने कहा नहीं, 1 करोड़ लोगों को सही करने के लिए 10 लाख की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं, और ये नेशंस के लिए करना पड़ता है। जब तक आप करप्शन को ख़त्म नहीं करेंगे मुल्क से, कभी भी मुल्क जो है तरक्की नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने एकदम वो जो सारे पुराने सिस्टम्स थे, फ्यूडल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, सबको क्लीन करके सोसाइटी को बिल्कुल फ्लैट कर दिया। मगर फिर ये 92 में इन्होंने किस तरह से, एक कम्युनिस्ट कंट्री ने इतनी ज़्यादा फ्रीडम अपने फ्री ट्रेड जोन में अलाउ की, तो ये तो उनके बेसिक जो प्रिंसिपल के खिलाफ था। ये कैसे हुआ? वो इसलिए किया उन्होंने कि उन्होंने दुनिया में देखा कि इस तरह बिल्कुल आप क्लोज सोसाइटी देखें, आप ने हिस्ट्री में पढ़ें, अगर आप आइसोलेटेड रह के नहीं हो सकता। जापान जो है वो 300 साल आइसोलेट रहा,
हिस्ट्री बताती है कि 300 साल ना कोई किसी को इजाज़त थी वो मुल्क से बाहर जाए, ना कोई बाहर से अंदर आता था। ये बात कर रहा हूँ मैं 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक। तो वहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती कभी भी जब तक ये वर्ल्ड जो है ये तो एक पूरा एक ग्लोबल विलेज है। हाँ। आप इसमें आइसोलेट होकर नहीं रह सकते। तो इसी तरह चाइना का हाल हो गया था। 49 से कहते हैं कि 90 तक बड़ा वो आइसोलेटेड रहा और बहुत ही गुर्बत में चला गया। जी जी। फिर उन्होंने अपने आप को खोलना शुरू किया और उसमें उन्होंने यही सोचा कि सबसे अच्छा ये है कि कुछ एरियाज को फ्री कर दो, जी हाँ। कि पूरे मुल्क को तो चेंज कर नहीं सकते या करना मुश्किल है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फ्री किया ना। अच्छा, मतलब पहले एक जोन बनाया, उसके बाद फिर उन्होंने 8 जोन और बना दिया। तो इस तरह से मतलब कि उन्होंने ये जो हम लोग जितने इंडस्ट्रियल गुड अभी एसी वेसी देख रहे हैं वो सब ये जोन से आ रहे हैं, सब जोन से आ रहा है, कोई लेकिन यहाँ मेनलैंड से नहीं आ रहा। पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऐसा पॉलिसी बनानी चाहिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कर सकता है। केटी बंदर से लेकर के मतलब कोरंगी इंडस्ट्री से लेकर के केटी बंदर तक पूरा फ्री जोन कर दे, फिर देखें आप यहाँ पे क्या होता है। तो क्या यहाँ पे इन्वेस्टर आते हैं? नहीं तो ये गवर्नमेंट कैसे छोड़ देगी इतना बड़ा कमाई का जरिया? नहीं तो अभी उससे ज़्यादा कमाई होगा, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, आपको ज़्यादा लोग जो है ना वहाँ एम्प्लॉय होंगे, इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे, जिस तरह से चाइना ने किया है। क्या चाइना ने इसी तरह किया? मतलब गवर्नमेंट को भी ठीक ठाक मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। तो जैसे आप ये कह रहे हैं ये तो सबसे आसान और करीब तरीन है उसको। और वो केटी बंदर वाली जमीन भी बेकारी हो गई है, सेम थोर हो गया वहाँ अभी पे। जमीन तो बहुत यहाँ पर है, ऐसी बंजर पड़ी हुई। जमीन तो बेकार ही पड़ी ना। हाँ, यहाँ से ये पट्टी बिल्कुल बेकार है। लैंड यूटिलाइजेशन होगी, फिर लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोग उससे इनकम टैक्स देंगे, तो गवर्नमेंट को तो अर्निंग होती है। अगर सपोज के गवर्नमेंट मान जाए मिसाल के तौर पे, जो कि मुश्किल है क्योंकि उनका कमाई खत्म हो जाएगी। सपोज गवर्नमेंट कहती है, आपकी बात मान लीजिए, कोरंगी से केटी बंदर नेशनल हाईवे के इस तरफ का पूरा एरिया आपको दे दिया, अब दीवार घेर लो, जो कर लो, कितना रेंट दे देंगे आप लोग इसका? ठीक ठाक रेंट मिलेगा, जितना भी इनको रेंट मिल रहा है, जितना इनको टैक्स मिल रहा है, उससे ज्यादा तो मिलेगा। कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तो पूरे मुल्क देखिए, उससे 10 टाइम ज्यादा पूरे मिलेगा। मुल्क के जो टोटल टैक्स कलेक्शन अभी जो एम किया जा रहा है, जो कि शायद ना हो, नहीं हुआ। वो सिर्फ 1.3 ट्रिलियन रुपीज है, विच इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो आपका ख्याल है कि कोई $500 ट्रिलियन वगैरह आप लोग दे सकते हैं? ज्यादा इससे मिलेगा। आप क्या सोच रहे हैं, मतलब यहाँ से वहाँ तक इंडस्ट्री लगना, फिर वो टैक्सेस जो है मिनिमम टैक्सेस नहीं, आप लोग तो रेंट आउट करेंगे ना अपनी जमीन को, तो इतने डॉलर मिलेंगे आपको कि आप $500 बिलियन दे सकते हैं, $500 ट्रिलियन दे सकते हैं, 500 बिलियन रुपीज। टैक्स बेस बढ़ जाएगा, बेस बढ़ जाएगा ना वहाँ पे। अभी तो आपका टैक्स बेस इतना, कितने लोग टैक्स देते हैं इस मुल्क में? नहीं, मगर फ्री ट्रेड में तो कोई टैक्स नहीं होगा ना। नहीं, लेकिन वहाँ पे फ्री ट्रेड में रेंट होगा, इंडस्ट्री लगेगी, रेंट मिलेगा, गवर्नमेंट को तो सिर्फ रेंट मिलेगा, रेंट मिलेगा, आवाम को जॉब मिलेगी। ये है कि ये है कि जो और लोग जो है वहाँ, ये है कि ब्राइब खत्म हो जाएगा। ब्राइब तो हाँ, ब्राइब नहीं मिलेगा, आपको रेंट मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी हमें ये जगह दे दें, हम आपको 500 बिलियन साल का देते हैं, हमें से और मजीद कुछ नहीं मांगो इस इलाके से। जी, जो बिजनेसमैन बिजनेस करे वहाँ पे, जितना कमाए गवाए जो करे उसकी मर्जी वहाँ पे आप, लेकिन जॉब की रेट हो जाएगी बहुत। जॉब की रेट आप मुझे जिससे चाइना ने किया, अच्छा, क्या ऐसी जगह पे जॉब में सैलरी ज्यादा होती है? जी, रिमोट एरियाज में हमेशा सैलरी ज्यादा होती है। नहीं, जैसे फ्री ट्रेड जोन अगर पे कोई जाए, जी हाँ, तो यहाँ से लोग दुबई जाते हैं कि 4 गुना तनख्वाह मिलेगी, तो मिसाल के तौर पर अगर केटी बंदर वाला ये बन जाता है, तो वहाँ आप कितना यहाँ से डबल सैलरी दे सकते हैं? साहब देखिए, डबल ट्रिपल अपने लोग जो हैं, जो वहाँ पे लोग लोकल जो हैं, उनको जॉब मिल जाएगा। मैं गया था, मिट्टी गया था, इस्लाम कोट गया था, तो मैंने वहाँ से लोकल से ऐसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो? तो मैंने कहा कभी कभी जब मुझे नौकरी मिल जाती, काम मिल जाता, मैं करता हूँ। उसने कहा एक बंदे, 2-3 से मैंने पूछा, तो उसने कहा जब मैं 40 रुपये कमाता हूँ तो मेरे घर का चूल्हा जलता है, वो भी रोज़ नहीं जलता है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, वो बच्चा जो है वो एक दिन से खाना नहीं खाया हुआ था, कमजोरी से गिर गया। क्लास 6 का बच्चा था वो, मतलब उसको मतलब वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसको चक्कर आ गया, वो गिर गया, इत्तेफाक से किसी बाइक वाले ने उसको मार दिया। तो मैं इत्तेफाक से उसके पीछे था, मैं उसको वहाँ से हॉस्पिटल ले गया, उसके वालिदैन से उसको बुलवाया, तो पूछा मैंने, तो पूछा कि वो हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था, हम लोग जो है ना इस तरह से। अच्छा, एक टॉक शो में आपने ये भी जिक्र किया था कि केटी बंदर के अलावा वो जो जहाँ तेल कोयला इतना निकला हुआ है वहाँ पे, आपने कहीं बताया था बहुत बड़ी थर की बात, थर में थर कोल जो है 185 बिलियन टन ऑफ कोल पड़ा हुआ है जी रिजर्व से। क्यों नहीं इसको हम रिलेटिवली कितना बड़ा हुआ ये तकरीबन इक्विवेलेंट है सऊदी अरब के ऑयल के बराबर।
इतना उससे कोयला अगर हमारे आप मिलियन टन्स ऑफ ऑयल में कन्वर्ट करेंगे, Convert इसकी करेंगे तो। हीटिंग वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करते हैं हम MMBTU, सऊदी अरेबिया जितने वाले जी हाँ। तेल के बराबर हमारे पास कोयला है। ये प्रूवन रिजर्व हैं अमेरिका की कंपनी। तो उसी पे आपने शायद कहा था कि उस एरिया को भी अगर फ्री ट्रेड जोन बना दिया जाए, पूरा बना दिया जाए वहीं उसको। पे कोयला निकले, वहाँ से बिजली बन जाए, बिजली से इंडस्ट्री चले, बिल्कुल। तो ये आपके जो बेचारा थर वाला बच्चा है उसको तो जॉब मिल जाएगी उसमें। बच्चे के वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब मिट्टी है, इस्लाम कोट है, और भी जगह है, चाचुए वगैरह सब, वहाँ सारे लोग वहाँ जाएंगे। फिर मैं इसी बात पे आता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ अर्निंग डिफरेंस, जैसे चाइना वगैरह में मिसाल के तौर पर कोई आदमी गांव में काम करे तो उसकी तनख्वाह और जो आदमी आके फ्री ट्रेड जोन में काम करे उसमें क्या फ़र्क होगा? डबल ट्रिपल का फ़र्क होगा? डबल का तो डेफिनेटली डबल का फर्क डबल का है। हाँ, ट्रिपल इसलिए का जैसे हम दुबई जाते हैं 3 गुना कमाने के लिए, तो यहाँ आपको वहाँ अपने मुल्क के अंदर ही ज़्यादा है। 2 गुना मिल जाएगा। वहाँ पे रेंट ज़्यादा है, कहाँ? दुबई में। दुबई में रेंट ज़्यादा है, उसी लिहाज से वहाँ जो है वहाँ वहाँ वो पे नहीं, expenditure वो ज़्यादा 3 है। गुना फायदा नहीं होता एक्चुअली। हाँ। देखने में 3 गुना लगता है, अगर रेंट वेंट आप कवर करें तो इस हाँ, वो मुश्किल तो से यहाँ 2 से गुना जाते भी हैं नहीं बच्चे, होता। तो वहाँ पे जाके एक घर में, एक कमरे में 4-4 6-6 रहते हैं, तो जाके वो कवर कर लेते हैं इस तरह से। 800-900 रियाल तो मिलते ही है बेचारों को हाँ, उसमें। 1000 मिलता हो तो भी मतलब 200 रुपये उन्होंने रेंट तो को दे दिया। जब यहाँ अगर इतने जॉब्स क्रिएट हो जाए तो ये लोग काफी वेल ऑफ हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं देखिए आज देखें आप, बांग्लादेश से लोग यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ से जो बंगाली वो वापस जा रहे हैं। क्यों? कि वहाँ जॉब है। वहाँ पे जॉब भी है, और उनकी जो currency भी है। करेंसी के जो वैल्यू Yeah. है वो उसमें भी फर्क पड़ गया। वो ज्यादा ऊपर आ हाँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ से वो 100 रुपये भेजेंगे, 80 रुपये मिलेगा उनको, 80-85 मिलेगा, तो क्या जो तुम यहाँ पे जॉब करने, वो सब जा रहे हैं। इस तरह से आज बहुत सारे जो यहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो यहाँ से जो पंजाब से आते थे, जो पंजाब, चूँकि कराची के अंदर जॉब ख़त्म होता जा रहा है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, तो जो लोग यहाँ से पंजाब वापस गए या सरहद वापस गए, वो वापस नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि वो यहाँ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, वो वहाँ हाँ, उनको कम से कम रेंट नहीं देना पड़ता वहाँ। रेंट है, वो उनका खाने पीने का खर्चा वो कम होता है वहाँ पे। एक आदमी, जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी दिया कि एक जो है कम से कम 6000 रुपया एक शख्स का सैलरी होना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों के ख्याल में जो हम लोग इतना पीछे रह गए कोरिया से, कहाँ 350 और 600 और कहाँ हम लोग 20 बिलियन, तो इस रेस में इतने पीछे रहने के बाद इससे निकलने के, आपने कहा कि कुछ टेक्सटाइल पॉलिसी वगैरह बेहतर की जाए, इसके अलावा अगर ये फ्री ट्रेड जोन का काम करें तो इससे हम तेजी से कैचअप कर सकते हैं। दिस इज द within 10 years, बेस्ट। Within 10 years हम लोग मतलब कि हम लोग बहुत आगे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। ऑफ कोर्स। जब इंडस्ट्री लगेगी तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट जो है ना, पूरी दुनिया की कंपनीज आ जाएंगी। ये लड़ाई झगड़े के आज बावजूद चलिए हम काफ़ी हैं, अच्छा, हम लोग आपस ही में करके हम आपस में काफ़ी, अरब आ जाएं, हम लोग आ जाएं, दैट इज पाकिस्तानी काफ़ी हर चीज़ के लिए। हमारे जो भाई जो बाहर बैठे हुए हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी आ जाए, 1000 बिलियन लेके आ और जाए, यहाँ के जो अपने लोग जो हैं, ये सब आ जाएगा अंदर, और यहाँ इंडस्ट्री की भरमार हो जाएगी। तो फिर टेररिज्म वगैरह भी खत्म हो जाएगा। जाहिर बात, जब जॉब ना कोई होगा, अजमल कसाब मिलेगा आपको, ना कोई टेररिस्ट बम्बर मिलेगा। जॉब होगा तो कहाँ से लोग सारा मसला जॉब का ही है। जॉब का है। हाँ, अभी ये इतना जॉब, अलकायदा वाले जॉब देते हैं 15,000 की, तो लोग कर लेते हैं। जी, एक्चुअली देखें, इकोनॉमिक रीजंस होते हैं ये टेररिज्म के पीछे भी। आप इवन घर में देख लें, 3 भाई हैं, अगर एक भाई वेल ऑफ है और दूसरा इतना वेल ऑफ नहीं है, तो उनमें आपस में लड़ाई रहती है, किसी न किसी बात पे, पॉइंट पे लड़ाई होती है। तो इसी तरह ख़ासतौर से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और जो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, ये तासुब भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान में सब जो लोग मईशत की तरफ ध्यान देना शुरू करें। अगर हर एक को नौकरी मिल रही है, हर एक को जॉब मिल रही है, खाने को 3 वक्त खाना मिल रहा है, तो क्या ज़रूरत है कि एक पंजाब का आदमी कराची में आके नौकरी करेगा? व्हाट फॉर? And at whatever price you give, nobody will be ready to blow himself up. या अब देखिए, वो मैंने आपको 4 इंडस्ट्री की मैंने बात की थी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात की थी मैंने, तो मैंने कहा था कि 10,000 लोग जो है ना वहाँ पे जॉबलेस हो गए, सिर्फ कराची में। सिर्फ कराची के, सिर्फ 4 मैंने, कराची के 4 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्रियाँ में जो एक्सपोर्टर्स भी हैं खुद टेक्सटाइल के, बड़े। तो देखें अब वो उसका टिकल डाउन इफेक्ट होगा। मगर मिसाल के तौर पे कोई उनको तौलिया बना के देता था, वो एक्सपोर्ट करते थे, जी। तो जब वो एक्सपोर्ट ही वो बंद हो गया, तो जाहिर है वो तौलिया बनाने वाला भी बंद हो गया। मगर इस वक्त भी, मैंने अभी बात किया था, इस वक्त भी पाकिस्तान जो प्रोडक्ट जो है, अभी भी अमेरिका में डिमांड बहुत उसका है। एक इमेज है हमारी, इमेज है, डिमांड है। जो हमारा एक प्रोडक्ट डिफरेंट हमारा प्रोडक्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली, मतलब वो उसका नहीं होता है, वैल्यू नहीं होता है। मगर ये है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन एक्सपोर्टर्स को दोबारा जो है ना, इनको सहारा दे और इनको दोबारा खड़ा करे और इनको जो है ना एक्सपोर्ट पे आमादा करे। और जो देखिए अब मुल्तान में भी अभी स्ट्राइक चल रहा है, वहाँ पे क्या है, यान जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से कॉटन
और रॉ मतलब यार्न यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, करीब 20% कितना से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया। अब वो जो है इसके वजह से यार्न की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसके वजह से जो है ना हमारा जो प्राइस जो है जो प्रोडक्ट का आप लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे? हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। जो हमारा एक इमेज बना हुआ है कि हम जो है दुनिया में ये प्रोडक्ट देते हैं, हमारा क्वालिटी ये है। हम चाहेंगे हम जो है प्रोडक्ट जो है ना जिस तरह से पहले तो ये टावल और ये बेडशीट वगैरह, बेडशीट है, हमारा टावल है, advantage है। कंफर्टर्स है, मेटल्स आइटम्स हैं, ग्रे क्लॉथ है, बस हम ज़्यादातर हमें advantage है। टेक्सटाइल में हम टेक्सटाइल हमारा मेन जो है ना वो बैकबोन है पाकिस्तान का। तो हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि हम मना नहीं करते हैं कि पाकिस्तान से रॉ मतलब कि कॉटन एक्सपोर्ट हो, ये होना चाहिए। जो अगर हम जैसे सपोज कि हमें जो रिक्वायरमेंट हमारा है उसको रख दिया जाए, बाकी एक्सपोर्ट कर दिया जाए, बाकी बचा चाहे वो यार्न के सूट में एक्सपोर्ट करें चाहे वो कॉटन के सूट में एक्सपोर्ट करें, आप करें, मगर यहाँ का जो रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद। हाँ, तो अभी जो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है 50 अभी तक वो पॉलिसी आया नहीं है। नहीं, अभी जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है एक्सपोर्ट पे, हाँ, कि 50,000 टन या जो भी है, कहाँ है वो पॉलिसी अभी तक? नहीं आया? क्या अभी क्लियर नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, अब खाली बात हो रही इससे है। बातें हुई हैं, यहाँ यही बात है कि पॉलिसी आती है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अच्छा, हम लोग समझते हैं क्या हो गया? नहीं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ अभी तक। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पॉलिसी लाए उसको इम्प्लीमेंट करे, उस पर खड़ी रहे और उसको करवाए, ताकि मईशत चले। जब मईशत चलेगी पाकिस्तान चलेगा, जब पाकिस्तान चलेगा लोग चलेंगे, हम सब खुश रहेंगे। अच्छा मोदी साहब, मईशत अभी नहीं चल रही है तो इतने शॉर्टेज है पावर का, अगर मईशत चल जाएगी तो क्या होगा? यही तो मेरा सवाल है ना कि आप देखिए कहाँ से लाएंगे अभी 7-8 साल में सऊदी अरेबिया में ये होता है कि पावर इतनी एक्सेस है कि उनको यूनिट डाउन करने का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, कंजम्पशन नहीं है, किसको बंद करें? हाँ, स्टैंड बाय इतनी है और किसको बंद करें किसको बंद नहीं करें। यहाँ उल्टा है साहब, कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता तारिक साहब जब तक के बेसिक नेसेसिटीज पावर एंड कम्युनिकेशन रोड्स अच्छे हो, हाईवे कम्युनिकेशन, पानी, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप घर में आप लगा दें इंडस्ट्री और रोड ही ना हो तो आप क्या फायदा? न जा सकते हैं ना आ सकते हैं वहाँ से। तो इसके बारे में आपकी क्या सजेशन है? आपने तो इस पर, आप एनर्जी इकोनॉमिस्ट भी हैं, क्या किया जाए पाकिस्तान को? रेंटल पावर तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है ना, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है इसके लिए? देखिए, बेसिकली जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि सिंसियर लोगों को सपोर्ट करे और क्वालिफाइड लोगों को सपोर्ट करे। अब जैसे ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड बना, ऑल्टरनेटिव एनर्जी का उन्होंने बड़े बुलंद दावे किए पिछले 8 अंडर द प्राइम मिनिस्टर रूल बना वो, और उन्होंने कहा कि हम 5 इतने दिसंबर तक ये कर देंगे, और फिर उन्होंने कहा कि विंड पावर इतनी आएगी, एक भी विंड टर्बाइन नहीं आई। विंड पावर के बारे में मैंने अभी रिसेंटली पावर का जो हम इंतजार करते हैं पानी के ऊपर, डैम के ऊपर, वो भी हमारे लिए फिजिबल नहीं है। अच्छा, इसलिए हमारे पास इतना पानी है ही नहीं कि हम उस पर जो है ना वो टरबाइन लगाएं और वो अच्छा, एक जगह मैंने टॉक शो में यही सुना था, एक उमरुल्लाह बशर साहब जो इकोनॉमिस्ट हैं अच्छे यहाँ के, वो बता रहे थे कि कराची से ये जो हमारा कराची के बाद का जो इलाका है घारों से लेके केटी बंदर तक, ये दुनिया का एक यूनिक विंड कॉरिडोर है जिसमें 14 किलोमीटर की स्पीड से हवा हर वक्त चलती रहती है एवरेज। तो वो कह रहे थे कि 40,000 मेगावाट, मैं तो सुन के हैरान हो गया, 40,000 मेगावाट सिर्फ विंड से। ये तो परपिचुअल है, ये तो कभी खत्म भी नहीं होने वाला। कोयला तो आपका कितना 200 साल के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ये तो रिन्यूएबल एनर्जी। अगर ये इतने हम फॉर्चुनेट हैं कि हम ऐसी जगह बैठे हैं कि पड़ोस में ऐसा विंड टनल, उसके आगे जाते ही आपके हैदराबाद के पास से ही कोयले के ज़खायर शुरू हो जाते हैं, जो मैंने सुना है कि अगर 1 लाख मेगावाट भी बनाया जाए तो 213 साल तक के लिए काफ़ी है। तो 213 साल के लिए वो हो गया फॉर एवर। तो दिस रीजन कैन बिकम द नेक्स्ट राइन। यूरोप में क्या था, ये राइन रिवर जो था बिकेम द पावर कॉरिडोर, बिकॉज वहाँ पे राइन रिवर से पानी एनर्जी बनती थी, वहीं सारी इंडस्ट्रीज लग गई। तो इस पूरे खित्ते का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेस तो ये सिंध का ये इलाका हो जाएगा। जाहिर बात है। देखिए, ये दुनिया हकीकत, मतलब आप चले जाएं जहाँ पानी होता है वहाँ आबादी होता है। हाँ, ये है ना। हाँ, तो इंडस्ट्री वहीं लगती है जहाँ पावर होती है, जहाँ फैसिलिटीज मिलेगी, बेसिक रिक्वायरमेंट पानी है। अब हमारे मिनिस्टर ऐसे होंगे जो वादे करते हैं, खामखाई वादा करते हैं। मुझे दिसंबर का वादा गलत बात है ये। अब ये हम पानी पे निशान नहीं, हमारे पास एक है कि हम विंड और कोल, ये 2 पे हमने पॉलिसी बनाना है, स्ट्रांग पॉलिसी बनाना है और उस पर डट के रहना है और इसको करके रहना है।
और ये गवर्नमेंट नहीं करेगी। अच्छा, ये भी आप दूसरी government समझते हैं कि कोल, आपने बताया 92 से निकला हुआ, 94 से बेचारी बेनजीर भुट्टो साहिबा बेचारी इनॉग्रेट करके आई, आज तक कुछ नहीं हुआ जी उसमें। हाँ। तो उसके भी आप समझते हैं कि सोल्यूशन ये है कि एक खित्ते को फ्री ट्रेड जोन बना दिया जाए, ताकि वहाँ जैसे शनवा जैसी कंपनी आए तो उसको ये फिक्र नहीं हो कि कोई गवर्नमेंट का इदारा उनको कोई चीज़ पे अप्रूवल में रोक देगा, ये कर, वो अपना लगाए प्लांट, वो कहे कि भाई ये हमको भी बिजली export है, जी, जी। लेना है लो, इस रेट पे लेना है लो, नहीं मतलब export उनको कर दें। आप ऑप्शन दे दे कि इंडिया को बेचना चाहे इंडिया को बेच दो। अब आप देखें ना कितने मामूली सेंट्स पे शनवा कंपनी को भगा दिया गया यहाँ से। हाँ, आप तो बड़े इन्वॉल्व थे उसमें, क्या हुआ था उसमें? उसमें ये हुआ कि वो शायद 9 सेंट मांग रहे थे और 3 इस्लामाबाद सेंट का उसमें 3 सेंट का शायद फर्क था, मुझे एक्चुअल फिगर याद नहीं, 2 या 3 सेंट का फर्क था जो। अब उसके बजाय अगर फ्री ट्रेड जोन हो, शनवा वाले आए वहाँ बिजली बनाए, बिके उसका, बिके ना बिके उसकी दरसरी, हाँ। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ना ले तो इंडिया को वो बेच दे। पाकिस्तान में तो पिछले 25-30 साल में, 40 साल में ऐसी पॉलिसीज बनती रही, जैसे प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी हुई, नेशनलाइजेशन की, सॉरी, हाँ। भुट्टो साहब के दौर में। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने फॉरेन एक्सचेंज फ्रीज कर दिया। वो भी एक बहुत बड़ा कहाँ से बिजनेसमैन यहाँ पर आएगा? वो एक बहुत बड़ा धचका, आज तक उसका असर वो भी है। national ओवरसीज वाले पैसा इसीलिए नहीं नहीं लाते हैं। ये तो नेशनल लेवल पे ब्लेंडर्स हैं। जिसकी वजह से आज हम लोग इस 1 बिलियन 2 बिलियन की भीख मांग रहे हैं, हमारे बच्चे जो है टेररिस्ट बन के अपने आप को फोड़ रहे हैं। I mean, that is not the way of running the country. I mean, you should be at least Honest, 30 or 40% sincerity होनी चाहिए ऑनेस्टी होना चाहिए मुल्क के साथ। बहुत अच्छी बात हो रही है इफ्तिखार साहब और हसन साहब, लेकिन अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, सॉरी मुझे वाइंड अप करना पड़ता है। नाज़रीन, आपने एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमारी सुनी, कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना और पाकिस्तान को हमने कंपेयर किया विद द व्यू टू नो कि पाकिस्तान एक ज़माने में जब इन मुल्कों के बराबर होता था, आज इतने उनसे पीछे क्यों रह गया है। बहुत सारी बातें सामने आई हैं। इफ्तिखार साहब ने शुरू किया इस बात पे कि जो हमारी 1965 वॉर थी, विच वाज बेसिकली बेस्ड ऑन आवर अटेम्प्ट टू कैप्चर कश्मीर, उससे जो है ख़राबियाँ शुरू हुई और फिर 71 में मुल्क दो हिस्से में तकसीम हो गया, सबसे बड़ा ट्रेजडी वो हुआ। फिर नेशनलाइजेशन जो आई है उसके वजह से बहुत इकॉनमी में तबाही आई, बहुत ज़्यादा इकॉनमी नीचे चली गई। इसने ओवरसीज़ लोगों को फोर्स किया कि वो बाहर जाके जॉब करें, वो चले गए, वो लोग वापस भी नहीं आते, ज़्यादा रेमिटेंस थोड़ा बहुत भेज देते हैं। अगर वो सारे आ जाएं तो उससे भी बहुत बड़ी तरक्की हो सकती थी, लेकिन मुल्क में हालात ही ऐसे नहीं है कि वो लोग आएँ। और इस डिस्कशन में ये बात भी सामने आई कि कोरिया ने तो कंटिन्यूसली टू गैप मॉडल को फॉलो किया, उसके एक्सपोर्ट बढ़ते बढ़ते वो आज इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया। चाइना पीछे रह गया था आफ्टर 49 इंडिपेंडेंस। 90s में उनको रियलाइजेशन हुई कि अगर हम भी हांगकांग जैसी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, कोरिया जैसी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, जिसमें बिजनेसमैन को फ्री वो दिया जाए कि जितना वो बिज़नेस करना चाहे करे, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, गवर्नमेंट सही बात जान ही नहीं सकती कभी भी। तो उन्होंने फ्री ट्रेड जोन्स का कॉन्सेप्ट दिया, जहां दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आई, ख़ासतौर से ओवरसीज चाइनीज़ की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, और उसने चाइना को बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। मुबीन साहब और इफ्तिखार साहब का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में भी इसी तरह के फ्री ट्रेड जोन्स बन जाए, और जिसमें सबसे पहला कोरंगी से लेके केटी बंदर को फ्री ट्रेड कर दिया जाए, इसी उसके बाद थरपारकर को बना दिया जाए, इसी तरह पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे, तो पे इंतहा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। सबसे पहले तो लोकल लोग ही कहेंगे कि भाई यहाँ से फैक्ट्री उठाओ, वहाँ लगा लो, क्योंकि वहाँ 14 एजेंसी हमारे पीछे नहीं आएगी, जो भी देना होगा रेंट वो खुशी से दे देंगे, एक पुश देना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना वहाँ उनको किसी कोर्ट में जाके 10-10 साल लड़ना है। उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास इतनी दौलत पड़ी हुई है और वो बाहर के ज़िंदगी से बहुत तंग भी है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के सोसाइटी से। 1000 बिलियन तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास पड़ा हुआ है। अगर ऐसा एक वक्त आ जाए कि वो सारे उठ के यहाँ आ जाए, उनको अगर एक मार्च का ज़रिया फ्री ट्रेड जोन में मिल जाए, तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू कम ओवर एंड लिव। और उसके बाद इतनी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो टेररिज्म वगैरह सब खुद ही वक्त ख़त्म। और अगर ऐसा फ्री ट्रेड जोन बन जाए तो दुनिया भर की कंपनीज भी यहाँ आना चाहेंगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में जवान लोग हैं जो कि दूसरे दुनिया में बहुत कम है, जिनको अंग्रेज़ी भी आती है, जो बहुत अच्छे देखने में भी लगते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। वो आएंगे और इनको जॉब देंगे क्योंकि उनको इसमें फ़ायदा है। 100 वहाँ अगर वो $70-80 पर आवर दे रहे हैं, यहाँ $1 में अगर उनको वही काम हो जाता है तो क्यों नहीं वो आएंगे।
उनके सर्वाइवल इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पाकिस्तान में आए और यहाँ प्रोड्यूस करें सस्ते में और वो उससे वो तरक्की करें। जब ये हो जाएगा तो सैलरीज वगैरह बहुत अच्छी हो जाएंगी और यहाँ से गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। और जैसा कि इन लोगों ने एम्फसाइज़ किया कि 92 और 2008 कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है। 16 साल के में अगर चाइना बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो हम पाकिस्तान, तो हमारी तो पॉपुलेशन उतनी नहीं है, शायद हम 10 साल में बिल्कुल चाइना वाला के लेवल पे आ जाएं, 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं बिगेस्ट इकॉनमी बन जाए, प्रॉस्परस मुल्क हो जाए, यहाँ सख्तियाँ ख़त्म हो जाए, लोग अच्छी लाइफ गुजारने लगे, तो ये हो सकता है। और ये हमने अपनी तजवीज़ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दी है। हो सकता है हमारे हुक्मरान अभी या फ्यूचर के हुक्मरान इमरान खान और शेख रशीद जैसे लोग हमारी बात सुन रहे हैं और इस पर अमल करने की कोशिश करें तो ये मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह किसी और मौजू पे अगली दफ़ा हम फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।